यार अगर आप लोग चैनल पर विजिट करते हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। पिछले 4 एपिसोड तक में हम लोगों ने अब तक क्या देखा उसके बारे में रिव्यू कर लेते हैं। जहां पर सभी के सभी लिजर्ड्स मैन अब युद्ध की तैयारी करते हैं और वो इस युद्ध को जीत जाते हैं आयंस के खिलाफ। यहाँ पर से आयंस को ये बात पता चलती है और वो कॉकिटस से काफी ज्यादा नाराज होता है। कॉकिटस उससे एक बार और फाइट करने का मौका मांगता है जिस पर वो एग्री कर जाता है। अब कॉकिटस इस फाइट को जीत भी लेता है जहाँ पे शासा की गर्लफ्रेंड जिसका नाम क्रश लुलू है उसे पकड़कर लाया जाता है। जहाँ पे आयंस उससे बोलता है कि उसके सारे लिजर्ड्स मैन जब वो जिंदा कर देगा उन्हें तो उसे वापस चाहिए, एज अ एक्सपेरिमेंट उसे वर्क करना है। शासा भी जिंदा होता है लेकिन उसका बड़ा भाई नहीं। जहाँ पे वो आयंस से उससे बड़ा जिंदा करने की बात कहता है। सेबास को दिखाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी के अंदर से बुक खरीदता है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसे वो उठाकर अपने घर लाता है और उसे कुछ ही दिनों में ठीक कर देता है। रायन अब होश से उठ चुका है जहाँ पे वो अपने आप को गैजेफ के घर पर पाता है और खुद को एक लो स्पीशीज बताते हुए काफी ज्यादा हेटरेट करता है खुद से। अब यहाँ पास से में दिखाया जाता है दो लड़कियों को पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी होती है सिर्फ कुछ क्लू ढूंढने के चक्कर में। जहाँ पे सभी लोग बैठ के बातें करते हैं 8 फिंगर्स की। अब ये 8 फिंगर्स कौन है वो तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन उस 8 फिंगर ने इन सभी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया होता है। अब सभी मैजिक कास्टर्स के बीच में एक मीटिंग बैठती है जहाँ पे हमें कई नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और अब आगे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर अमेजोन पर सामान खरीदते हैं तो प्लीज आप मेरे लिंक को यूज करते हुए कुछ अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। इस एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें गोल्ड कॉइन्स को दिखाया जाता है जहाँ पे एंस उन गोल्ड कॉइन्स को अलग अलग करके ये डिसाइड करता है कि वो किस काम में जाएंगे। कि तभी वहाँ पर नाबे आती है और नाबे के साथ वो बातें करता है। नाबे बताती है कि उसे पैसे डिनोट करने हैं इन होटल्स में, जिसके बाद वो पैसे को दे देता है और लेकर जाने लगती है। नाबे पूछती है कि ये काम आपको करने की क्या ही जरूरत है। मैं ये कहता है कि एक्चुअल में वो ये सारी चीजें इस पूरे देश को जानने के लिए कर रहा है, इस जगह को जानने के लिए कह रहा है। तीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा है और गैजेफ उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो। एक्चुअल में मैं बता दूं ये प्रिंसेस का अंग रक्षक है जिसका नाम क्लाइंब है। जहाँ पे गैजेफ उसे चैलेंज करता है और कुछ सिखाने की बात कहता है और आयंस के बारे में बताता है कि वो काफ़ी अच्छा मैजिक कास्टर है। यहाँ पे वो लोग फाइट करते हैं या फिर कौन प्रैक्टिस करते हैं जिस पर वो बच्चा काफ़ी थक जाता है। पर हमें दिखाया जाता है गैजेफ से मिलने एक बंदा आता है जहाँ पे वो दोनों ही क्लाइंब के बारे में बात करते हैं कि क्लाइंब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। फाइनली क्लाइंब अब अपने सूट्स को पहनकर जा ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात प्रिंस से हो जाती है जो कि उसे कुछ ताने मारता है, लेकिन क्लाइंब उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए प्रिंसेस के पास पहुँचता है जहाँ पे उसकी सहेलियाँ हमारे क्लाइंब की तारीफ करती हैं। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं 8 फिंगर्स की। एक्चुअल में 8 फिंगर्स 8 राज्यों पे रहती है और वो इस बार इनके राज्य पर आई है। अब ये मैसेज जो कल उन्हें मिला था रात में से डिकोड करने की कोशिश करती है प्रिंसेस। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि 8 फिंगर्स इस पूरे राज्य को 8 तरीके से तबाह कर सकती है, जैसे कि ड्रग सप्लाई, गैम्बलिंग और बाकी अदर चीज़ें, जिस पर वो दोनों बातें ही करते हैं। जिसके बाद यहाँ पास से क्लाइंब जाने की लगता है। ये सभी लोग बातें करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रिंसेस के फादर ने उन पर नज़र रखने के लिए यानी कि प्रिंसेस पर नज़र रखने के लिए कुछ स्पाई लगाए हैं और इस बात की खबर ऑलरेडी प्रिंसेस को होती है। यहाँ पर वो बात कर ही रहे होते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे सेबास का वेलकम करती है वो एक लड़की जिसे वो बचा कर लाया था। फिलहाल तो इसका नाम नहीं बताया गया है और भाई इसके बाद ये लोग मार्केट भी जाएंगे। सेबास अपनी असिस्टेंट से बात करता है जिस पर उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो वो मिलने के लिए बाहर आते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे एक गार्ड आया होता है और ये खुद को एक्यूलेंस के नाम से, जिसके बाद यहाँ पर वो बताता है कि तुमने कल रात में यहाँ पास से मैजिक जैसी कुछ चीज़ें यूज़ की थी और एक बंदे को प्लेटिनम की सिक्के दिए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा राज अगर राज ही रहना चाहे तो तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो। जिस पर वो कहती है लेडी सेबास ऐसा कोई काम नहीं कर सकता और बाकी चीज़ें तुम सेबास से ही डिस्कस कर लो। जिस पर वो कहते हैं यहाँ पर सेबास बोलता है कि तो तुमने अपनी कीमत क्या रखी है। स्टूडेंट बोलता है कि अगर तुम्हें अपने राज को राज रखना है तो तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे हमें, जिससे तुम इन सभी से बचे हुए और साथ ही साथ तुम्हें और भी कुछ फैसिलिटी मिलेंगी। सेबास इन चीज़ों के लिए मना करता है
जिस पर एक गार्ड भड़क जाता है, लेकिन स्वैकेलेंट बोलता है मैं कल फिर आऊँगा, इसके बारे में तुम ज़रूर सोचना। सेबास दरवाज़ा बंद करता है और यहाँ पास से वो आती है हमारी असिस्टेंट, जो कि मैसेज कन्वे करती है आयंस को। आयंस को अब धीरे धीरे वो सारी बातें बताना चालू करती है जो कि सेबास ने अभी तक की थी, यानी कि उस ह्यूमन गर्ल को भी लाना और उसे ठीक करना। सेबास के बारे में सारी चीज़ें जानने के बाद आयंस थोड़ा परेशान होता है। यहाँ पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी परेशान होती है। एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है कि हमारा सेबास स्क्वेलेटल की बात को सोचता हुआ जा रहा है कि उसे 500 कॉइन्स देने होंगे कल। खैर ब्रायन भी दिखाया जाता है जो कि गैज़फ के घर से निकल रहा होता है, जहाँ पे गैज़फ उसे कुछ पैसे देता है और कहता है जो भी चीज़ें मन आए खरीद सकते हो। यहाँ पे ब्रायन कहता है वो कोशिश करेगा कि कम पैसे खर्च हों। क्लाइव को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस के कहने पर इविल आई के साथ मिलने आया होता है। उसे एक मैसेज कन्वे करना था। गैगरन जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है, उन्हें पता चलता है कि गैज़फ क्लाइव को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रहा है। यहाँ पे वो दोनों सब लोग बातें करते हैं कि ताकतवर कौन है। लेडी इविल आई बताती है कि जो 13 मेंबर्स थे जो कि अब नहीं रहे। यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं उन्हीं गेमर्स की जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर थे। लेडी इविल आई की बातों से हमें समझ में आता है कि फिलहाल तो कोई ऐसा बंदा है जो कि डार्क स्टार स्वॉर्ड को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल करने पर भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जहाँ पे गैगरन बताती है कि मैंने देखा है वो किसके हाथ पर है। यहाँ पे वो बात कर रही होती है प्रिंसेस के फ्रेंड की। लेडी आई बोलती है लेकिन फिलहाल मोनमा नाम का एक वॉरियर है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसने 1000 से भी ज्यादा अनडेड क्रीचर्स को खत्म किया, साथ ही साथ उसने काफी बड़े मॉन्स्टर को भी खत्म किया और उसके साथ एक काफी बड़े लिजर्ड जिसके जहर से और लोग उसके महक से ही काफी ज्यादा डर जाते थे। इस बात को सुनते ही कि यहाँ पे क्लाइव काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और साथ ही साथ गैगरन भी, क्योंकि इतना ज़्यादा ताकतवर इंसान के बारे में आज तक उन लोगों ने सुना ही नहीं था। लेडी इविल आई जो है एक्चुअल में वो एक मैजिक कास्टर है। यहाँ पे पता चलता है कि प्रिंसेस का मैसेज होता है कि उनसे मिलने आया जाए, इसलिए वो लोग उस क्लाइव को वहीं पर छोड़कर निकल जाते हैं। जहाँ पे जाते वक्त ब्रायन को दिखाया जाता है जो कि एक भीड़ के सामने से निकल रहा होता है और उस भीड़ के सामने एक बच्ची की पिटाई हो रही होती है। ब्रायन जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का है कि तभी उसके बगल से सेबास निकलता है। सेबास अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसकी नज़र अब पड़ चुकी थी सेबास पर, यानी ब्रायन की। सेबास उनसे कहता है इस बच्चे को मार क्यों रहे हो, और उनसे फाइट करता है, जहाँ एक ही पंच में उन सभी गार्ड्स को भगा दिया जाता है। वहाँ पे क्लाइव आता है और उसे मैजिक पोशन देने की कोशिश करता है। सेबास इस चीज़ को देख लेता है और समझ जाता है कि अब यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो उस जगह से निकलने लगता है। क्लाइव उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक में सेबास बहुत आगे निकल गया। तब वो क्लाइव दौड़कर उसका पीछा करता है और सेबास को रोकता है, जहाँ पे वो पूछता है सेबास कोई इंपॉर्टेंट काम था क्या बच्चे। यहाँ पर अपना नाम क्लाइव बताते हुए बताता है कि मैं प्रिंसेस का अंगरक्षक हूँ और मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, जिस पर वो उसकी स्वॉर्ड मांगकर देखने लगता है और बताता है तुम्हारी स्वॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन तुम ये सब सीखना किसके लिए चाहते हो। जहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बारिश के टाइम पर प्रिंसेस ने उसको अपना हाथ दिया था और अपने राजमहल ले गई, तो सिर्फ प्रिंसेस की अंगरक्षक बनकर उनकी रक्षा करना चाहता है। सेबास इस बात को समझता है और कहता है कि अगर तुम्हें वॉरियर बनना है तो तुम्हें उससे पहले मौत का सामना करना होगा। अगर तुम डर गए और या फिर भाग गए तब तुम एक अच्छे वॉरियर नहीं बन पाओगे। वॉरियर यानी भी ब्रायन जो कि सुन रहा होता है इन सभी बातों को, जिस पर वो बच्चा यानी क्लाइव खड़ा हो जाता है फाइट के लिए, जिस पर सेबास कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो उस पर अपने मैजिक से कुछ इल्यूजन क्रिएट कर देता है और ऐसा ज़बरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, जहाँ पे बच्चा यानी कि क्लाइव अपने प्रिंसेस के बारे में सोचने में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाता उस जगह से और अपने आप को ज़रा सा मूवमेंट लाते हुए बचा लेता है, जहाँ पे उसके पूरे पैर और हाथ कांपने लगते हैं। इस बात को वो समझ जाता है कि सेबास काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, जिस पर सेबास कहता है पहली बार में तुमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग ज़रूर दूंगा और तुम इस परीक्षा में पास भी हुए हो। जिस पर यहाँ पर समझ में नहीं आता उसे कि उसने भी ऐसा क्यों कहा। खैर ब्रायन वहाँ से आता है और बताता है कि तुमने वैसे क्यों कर लिया, मतलब तुमने मौत के सामने होते हुए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की।
क्योंकि मैं ऐसे मौके पर भाग चुका था। जहाँ पे वो बताता है अपना नाम ब्रायन, और क्लाइम इस बात को सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है कि ये गैजेफ के लीड कमांड में था। जहाँ पे ब्रायन बताता है तुम मौत के सामने होते हुए भी भागे नहीं। इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन तुमने ये किया कैसे? जिसका जवाब क्लाइम खुद भी नहीं दे पाता। यहाँ पे वो खुद भी ब्रायन सेबास को बोलता है कि आप मुझे भी ट्रेनिंग दीजिए। जिसके बाद ये लोग बातें करते हैं 8 फिंगर्स के बारे में कि हमें 8 फिंगर्स के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये मेंबर सैक्यूलेंट के भेजे होते हैं। सैक्यूलेंट कौन है ये आपको पिछले एपिसोड को देखने से ही पता चलेगा, तो यार कोई भी चीज़ें स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे ब्रायन और क्लाइम दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। साथ ही सेबास उन 3 मेंबर से फाइट करने के लिए जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा धांसू होती है। मतलब उस सेबास ने एक ही झटके में उन सभी बंदों को अपने पावर से नॉकआउट कर देता है और वो सभी लोग गिर जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्लाइम को अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मेंबर्स को हरा देता है। सेबास यहाँ पर कोशिश करता है कि वो उस गार्ड से कुछ जानकारी निकलवा सके, और ऐसा करने में वो थोड़ा कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ब्रायन और क्लाइम दोनों को ये समझ में नहीं आता कि वो सेबास कर क्या रहे हैं। जिसके बाद सेबास बताता है कि मैं पिछली रात इस जगह से निकला था। कुछ लोग एक लड़की को अधमरी हालत में बाहर की तरफ फेंक कर निकल गए थे। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि हो न हो 8 फिंगर्स का ही काम है, क्योंकि वो ऐसे ही काम करते हैं पूरे राज्य को तबाह करने के लिए, लड़कियों की स्मगलिंग या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग और ऐसे ही कई सारी चीज़ें। क्लाइम इन बातों को समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, आप हमें उस जगह पर लेकर जाइए। फाइनली वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर तीनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी ये लोग आपस में खड़े होकर एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग यानी कि सेबास बैक डोर से जाएगा और क्लाइम और ब्रायन दोनों फ्रंट डोर से जाएंगे और उन पर अटैक कर देंगे। जिस बात पर सेबास भी एग्री कर जाता है। यहाँ पर से ब्रायन और क्लाइम दोनों फ्रंट डोर के लिए निकल जाते हैं और बैक डोर पर सेबास होता है, जहाँ पे वो पहली बार में तो गेट नहीं खोल पाता। जिसके बाद वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है। सही चल रहा था, जहाँ पे एक बंदा बैक डोर की रखवाली कर रहा होता है कि वो तभी हैरान हो जाता है कि बैक डोर इतना मजबूत होने के बाद भी एक बंदा अपना हाथ उसके अंदर कैसे डाल पाया और उसे तोड़ कैसे दिया। अंदर की तरफ काफी गुस्से में आता है और ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है कि सेबास काफी ज्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ घुसता है और सबकी पिटाई करता है, साथ साथ क्लाइम और ब्रायन भी। जहाँ पे क्लाइम देखता है कि वहाँ पे एक सीक्रेट डोर है। एक्चुअल में ये जो बेल बजाई जाती है जिससे पता चल सकता है कि कहाँ पर सीक्रेट डोर है, और उन सभी सीक्रेट डोर्स को ओपन करने के लिए एक और बेल दी जाती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सारी बेल्स प्रिंसेस के द्वारा दी गई हैं कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ जाए तो। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक एरो है जो कि पॉइजन लगा है जिस पर, और ये लोग काफी सतर्कता के साथ नीचे की तरफ उतरते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका पूरा चेहरा काफी ज्यादा भयानक हो चुका था, क्योंकि ये बंदा उस पर काफी ज्यादा वार करता है। अपने आप को कहने के लिए तो ये एक सोल्जर है, यानी कि लड़की के साथ काफी जबरदस्ती के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। कि सेबस वहाँ पर आ जाता है और उसे समझाता है कि तुम ऐसा ना करो। जहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, मेरी सिक्योरिटी कहाँ पर है। जिसके बाद सेबस उस पर काफी ज्यादा मारता है, यानी कि तमाचे। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते कि तुमने किस पर हाथ उठाया है। सेबस इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता कि उसने किस पर हाथ उठाया है। जहाँ पे वो बंदा भागकर बाहर की तरफ सभी लोग को बुलाने की कोशिश करता है। सेबस जब रूम के अंदर से बाहर निकलता है कहता है कि अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। जिस पर वो बंदा कहता है, हे तुम मुझे जाने दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। जो 500 कॉइन्स की बात हुई थी वो भी मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, अब तुम रहने दो, मैं तुम्हें उल्टा पैसे दे दूंगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है तुम्हारे जैसे लोगों को मर जाना चाहिए, और वो उसे खत्म करके सेबस उस जगह से निकल जाता है। ब्रायन और क्लाइम दोनों एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं, जहां पे एक खुफिया कमरा होता है, जहां पे सभी लोग बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रायन बोलता है क्लाइम से कि मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर से नजर रखो एज अ बॉडीगार्ड। क्लाइम वैसा ही करता है। क्लाइम कुछ देर जांच पड़ताल करता है, जहाँ पे उसे एक बक्सा मिलता है जो कि पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन खोलने का कोई तरीका नहीं होता उसको। जहाँ पे मेड के काफी सारे कपड़े होते हैं। वहाँ पास से सैक्यूलेंट और एक बंदा और निकलता है, और इस बंदे को हम लोगों ने एपिसोड नंबर 6 में भी देखा है, जो कि गिल्ड मेंबर्स के साथ बैठा था, जो कि मैजिक गिल्ड थे। क्लाइम उनकी तरफ अपनी स्वॉर्ड करके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो मैजिक गिल्ड वाला बंदा उसे पहचान जाता है और बताता है कि ये तो प्रिंसेस का गार्डियन है, जो कि यहाँ पे गार्ड करने आ गया।
अब यहाँ इसका मौत आ गई है। सैक्युलेंट कहता है कि इसे मरना होगा क्योंकि इसने हमारे सारे राज जान लिए हैं। हम लोग इस कमरे में थे और हमने क्या बातें की इसे सब कुछ पता होगी। जहाँ पे वो बंदा कहता है कि नहीं इसे जाने दो, जिस पर सैक्युलेंट कहता है नहीं इसे मरना होगा। जहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट होती है और सैक्युलेंट इल्यूजन का क्रिएट करता है, जहाँ पे इल्यूजन की वजह से वो महसूस करता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं समझ गया तुम इल्यूजन का क्रिएशन कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं थोड़ा भ्रमित हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि तलवार मेरे सामने है लेकिन तलवार सामने न होकर पीछे की तरफ होती है, इसलिए अटैक करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इस बात को समझते हुए कि सैक्युलेंट की सारे राज जान चुका है तो अब वो कहता है कि मैं ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाऊंगा, अब तुम असली वाले को ढूंढो। यहाँ पे तीनों ही नकली होते हैं लेकिन हमारा क्लाइंब उनकी बातों को, उनके कदमों को आवाज़ धीरे से सुनने की कोशिश करता है और उन तीनों को एक बार में मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो असली सैक्युलेंट होता है वो पीछे से आकर उस पर स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन वो फिर भी इस चोटी शरीर के साथ खड़ा होता है और सैक्युलेंट को चौंका देता है। सैक्युलेंट अब काफी ज़्यादा डर चुका था इसलिए वो उस पर डायरेक्टली हमला कर देता है, जिसे क्लाइंब काफ़ी आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्लाइंब के साथ अब ब्रायन भी आ चुका है, इसलिए उसने पीछे की तरफ धकेल दिया है। ज़्यादा जख्मी हो चुका था लेकिन उतने में ही ब्रायन आ जाता है। वहाँ पे ब्रायन बताता है कि तुम उस पोशन को पी लो जो कि तुमने लाए थे। 3 पोशन थे जिसमें से एक बच्चे को उसने पिला दिया था पिछले एपिसोड में। खैर ब्रायन खड़ा होता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। सैक्युलेंट इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये ब्रायन कौन सा है। यहाँ पर में पता चलता है कि उसने अपने आप को हील कर लिया क्लाइंब ने और वो भी अब खड़ा हो चुका है। यहाँ पर वो कहता है ठीक है तो अब तुम्हें मरना होगा। जहाँ पे सैक्युलेंट इस बार अपने 5 बनाता है क्लोन्स और अपने आप को पीछे की तरफ छुपा लेता है, लेकिन यहाँ पर वो एक गैजब की टेक्निक का यूज़ करता है जैसा कि उसने शाउटरी के खिलाफ किया था। लेकिन इस बार वो कामयाब हो जाता है क्योंकि मैं बता दूं कि इसने इस बार उस प्रेजेंस महसूस कर ली थी, इसीलिए उसे मारने में कामयाब हो पाया। सेबस वहां पर आता है और उस बंदे को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ पे एक गिल्ड पकड़ा गया था 8 फिंगर्स का, जो कि ऐसी काम कर रहा था जहाँ पे लड़कियों की तस्करी होती थी और उनके साथ बदतमीजी भी। सेबास घर की तरफ लौटता है और उसे पता चलता है, यानी कि सॉल्यूशन के द्वारा पता चलता है कि उनसे मिलने एन्स आए हैं। क्लाइंब को दिखाया जाता है जो कि राजमहल के अंदर एंटर करता है सीधे प्रिंसेस के पास। प्रिंसेस उसे चाय ऑफर करती है और चाय पीते पीते वो आज के पूरे शेड्यूल के बारे में बताता है कि कैसे उसने 8 फिंगर्स को पकड़ा। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि प्रिंसेस क्लाइंब को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, शायद इसीलिए उसे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे ब्रायन में भी गैजब को सब कुछ बता दिया होता है शाउटरी के बारे में कि वो एक वैम्पायर थी जिसके खिलाफ उसने फाइट की और वो हार गया। यहाँ पर से ब्रायन कहता है तुम ज़्यादा मत पियो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे, जिस पर वो कहता है नहीं तमन्ना है गैजब इसलिए मुझे पी लेने दो। तो होता है जहाँ पे प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि क्लाइंब के चले जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो अपने मेड को नहाने के लिए गर्म पानी करने के लिए बोलती है। जिसके बाद में प्रिंसेस की आंखों को दिखाया जाता है, इससे हमें पता चलता है कि प्रिंसेस के भी कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। एपिसोड नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट होता है जब सेबस एन्स के सामने खड़ा होता है और एन्स उससे पूछता है कि सॉल्यूशन के बताए गए जो भी चीज़ें हैं क्या वो सच है, जिस पर सेबस बताता है कि हाँ सॉल्यूशन ने आपको जो भी बताया होगा वो सब कुछ सच है क्योंकि मैंने एक लड़की को लाया है। जिस पे एन्स बोलता है ठीक है उस ह्यूमन गर्ल को अंदर बुलाओ। ह्यूमन गर्ल को अंदर बुलाया जाता है जिसका नाम तोवारी है। यहाँ पर मैं इसका नाम भी क्लियर कर दिया गया है। जिसके बाद एन्स उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है जिस पर वो बताती है ठीक है। यहाँ पे वो सेबस को कहता है कि तुम इस लड़की को ख़त्म कर दो। अब वो लड़की खुशी खुशी सेबस के हाथों मरना पसंद कर रही थी। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कॉकिटस ने उसका सेबस का हाथ पकड़ लिया है क्योंकि एन्स ने सिर्फ ये देखने के लिए कहा था कि सेबस हमारे खिलाफ कोई बगावत तो नहीं करता, जिस पर उसने अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर दिया है, यानी कि अपने मास्टर के खिलाफ। जिसके बाद यहाँ पास से एन्स चला जाता है उस लड़की के बारे में थोड़ी चीज़ें जानने के लिए और नाज़रिक की प्रोटेक्शन देखने के लिए भी। जहाँ पर हमें समझ में आता है कि सेबस अब उस लड़की को बाहर लेके जाता है, यानी कि तोवारी को। जहाँ पर तोवारी कहती है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं छोटी थी तभी उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और बाकी चीज़ें बताती है जो कि उसी से रिलेटेड होती हैं। मुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी इसलिए मैंने नहीं बताया। और आखिरकार वो सेबस को किस कर लेती है और कहती है अब मैं आप ही के साथ रहूँगी। जहाँ पे डैमेक को दिखाया जाता है जिससे सेबस एक बार फिर से मिलने अंदर आता है और उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। समझता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, यानी कि हमारे सेबस ने। डैमेक बोलता है क्या हमें उस लड़की को रखना चाहिए नाज़रिक में। एन्स बोलता है हाँ बिल्कुल। सेबस भी इस बात पर एग्री करता है। एक बार फिर से डैमेक और सेबस दोनों के बीच में कहा सुनी होने लगती है।
जिससे हमारे एंस को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिस पर वो अपने सभी साथियों के साथ बैठकर नाज़रिक पर राज किया करता था। इस बात से वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे अपने पुराने दिनों की बात याद दिला दी, और उस लड़की को एक बार फिर से अंदर की तरफ बुलाता है, जहाँ पे वो बताता है ये लड़की अब हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन अगर इसने कोई भी गद्दारी की इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। डैमिक भी इस बात पे एग्री करता है और सेबस भी, जिसके बाद उस लड़की को इस काम के बाद कॉकिटस के यहाँ जाना होगा और यहाँ पास से सीधे नाज़रिक आना होगा, जहाँ पे उसे हर चीज़ सिखाई जाएगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एंस ने उस लड़की की डायरी को चुरा लिया होता है, जिससे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके, और पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन सच में एक दिन किडनैप हो गई थी और वो बचपन से ही काफी ज्यादा अकेली है, कि हमें बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा और अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। कि तभी डैमिक पूछता है महाराज क्या मैं इस शहर को घूमने के लिए जा सकता हूँ? एंस उसे इस बात के लिए परमिशन दे देता है और वो घूमने के लिए निकल जाता है। बस एक पार्टी के लिए जाता है जहाँ पे वो तवारी को घर पर अकेला छोड़ता है और कहता है कोई भी सामान की जरूरत पड़े तो तुम यहाँ से उठा सकती हो। सॉल्यूशन के साथ कहीं जा रहा होता है, इसीलिए वो तवारी को नहीं ले जाता। दूसरी तरफ प्रिंसेस अपनी सभी सहेलियों के साथ बैठी होती है कि वहाँ पे प्रिंस एंटर करता है और यहाँ पे वो कुछ बातें करता है, जहाँ पे वो लोग बातें करते करते कुछ सेना के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस कहती है ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक में होता है कि प्रिंसेस को ये सारी बातें कैसे पता। एक्चुअल में वो सभी चीजों को अपने दोस्तों के थ्रू पता कर लेती है या फिर क्लाइम के थ्रू, जहाँ पर वो ये सारी बातें उसे बताती है। साथ साथ वो ये भी बताती है कि 8 फिंगर्स वो कहाँ पर है और वो किस किस जगह पे आ सकती है। फाइनली वो ये रिवील करती है कि वो क्लाइम से प्यार करती है और इन फ्यूचर वो क्लाइम से शादी करेगी, जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बस एक गार्ड है। जहाँ पर वो कहती है ऐसा हो सकता है सिर्फ तुम्हारे राज्य में, जहाँ पे वो बताती है कि हमारे इस पूरे राज्य में 8 ऐसी जगह है जहाँ पे 8 फिंगर्स हमला करने के लिए बैठी होगी। और ये चीज़ें आपको कैसे पता? जहाँ पर उसे पता चलता है कि डिकोड करने वाला मैसेज प्रिंसेस ने डिकोड किया, जहाँ पर पता चलता है 6 आर्म उसकी रक्षा कर रहा है, तो गैज़फ को बुलाया जाता है उस 6 आर्म से फाइट करने के लिए। कि ये तो क्लियर हो चुका था कि गैज़फ सबसे ज्यादा ताकतवर है इनके रियासत में। खैर सेबस को दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खुला देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे एक लेटर मिलता है जो कि किडनैपिंग का होता है। तो वो तुरंत सॉल्यूशन को ऑर्डर देता है कि एंस को सर को ये बता दो कि तवारी गायब हो चुकी है, जहाँ पे हमें एल्बिडो को दिखाया जाता है जो कि हमारे एंस के टॉयज के साथ खेल रही होती है। कि एंस का कॉल आता है और वो ये होता है कि इस जगह पे जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढा जाए जहाँ पे उसे छोड़ा गया था। इस बात को सुनते ही वो थोड़ा परेशान हो जाती है और ये चीज़ एंस के लिए वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेडिकुलस है। ये था क्योंकि ये पसंद ही नहीं करती थी लो लेवल यानी कि ह्यूमंस को, इसीलिए। और ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी, और अमेजोन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।